मॉर्निंग। कल कार्बोहाइड्रेट की बात हमने कर ली थी। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन की बात करेंगे आज। ठीक है, प्रोटीन जो कि हमारा बॉडी का क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, प्रोटीन क्या है बॉडी का, जिससे हमारे मसल्स जो हैं या बहुत सारी चीज़ें जो हैं बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जो है या बॉडी को बनाने का काम जो है वो किसका है, प्रोटीन्स का है। मेनली जो प्रोटीन का काम है वो मसल्स बनाने का है। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर। ठीक है, कुछ जैसे जो बायोलॉजी वाले बच्चे उनको पता है कि कुछ प्रोटीन के अंदर सल्फर भी कंटेन होता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन के अंदर सल्फर भी पाया जाता है। तो ये चार तो इंपॉर्टेंट है ही, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तो इनसे तो बना क्या होता है, प्रोटीन बना होता है। ठीक है, जैसे R, C, COOH, H और NH2। ये जनरली फॉर्मूला होता है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, R, C, COOH, H और NH2 अमीन ग्रुप जुड़ा होता है। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मोलिक्यूल्स सो दे कैन नॉट गेट डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड, सो दे आर टर्न इनटू अमाइनो एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अमाइनो एसिड क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। ये एक अमाइनो एसिड हो गया हमारा। ठीक है, जब इसके जैसे बहुत सारा अमाइनो एसिड जो हैं जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना लेंगे। ठीक है, इसके जैसे बहुत सारा अमाइनो एसिड जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। मतलब सिंपल सी बात ये है कि प्रोटीन की एक यूनिट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। बॉडी के अंदर ऐसे कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं, जो नॉन है, जो यूज़फुल है, वो कैसे हैं, 20 अमाइनो एसिड। बॉडी के अंदर कितने अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और यही 20 अमाइनो एसिड जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जुड़कर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, जो जिनके पास बायोलॉजी को पता है, जैसे आर्जिनिन है, मीथियोनिन है, लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, बहुत सारे ऐसे क्या है अमाइनो एसिड है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़कर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, there are 23 amino acids. Out of these 9 amino acids must be available in diet. वैसे जनरली 20 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 23 अमाइनो एसिड्स दे रखे हैं। ठीक है, these amino acids are used by body to create blood, muscles, nails, skin, hairs and internal organs. ठीक है, तो देखो कितने सारे काम हो गए प्रोटीन के। हमारे ब्लड, मसल्स, नेल्स, स्किन, हेयर, इन सबको बनाने का काम किसका होता है, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड्स का होता है। प्रोटीन फॉर्म न्यू टिश्यू, रिपेयर द ब्रोकन टिश्यू। ठीक है, जैसे जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या जो रनिंग करने वाले होते हैं। ठीक है, जनरली होता क्या है उनके अंदर कि जब वो एक्सेस अमाउंट में जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, मसल्स ब्रेक होंगे, मसल्स ब्रेक होंगे तो मसल्स को क्या चाहिए, वापस से रीजॉइन होने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जो एक्सरसाइज करने वाले हैं या जो जिम जाने वाले हैं, जो बॉडी बिल्डर है, वो उनके मुंह पर जनरली क्या होता है, वे प्रोटीन का नाम होता है। उनके मुंह पर किसका नाम होता है, क्रिएटिन का नाम होता है। ठीक है, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये एक्चुअली में क्या है, डायरेक्ट प्रोटीन है। जनरली प्रोटीन तो हमें खाने से प्रोटीन मिल जाएगा, हमें पल्सेस से प्रोटीन मिल जाएगा, हमें नॉनवेज जो बहुत सारे जैसे एग्स हैं या चिकन है, इनसे हमें प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन ये सब जो हम ये जो बात कर रहे हैं, वे प्रोटीन और क्रिएटिन, ये डायरेक्ट प्रोटीन है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोटीन है जो खाने से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं है। खाने के अंदर तो प्रोटीन के साथ साथ और भी चीज़ें मिक्स होंगी, जैसे दाल अगर खा रहे हैं तो दाल के अंदर प्रोटीन के अलावा और भी चीज़ें होंगी। समझ में आ रहा है चीज़। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम एक्सेस अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स को ब्रेक करते हैं, तो उस कंडीशन में मसल्स को क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर प्रॉपर अमाउंट में मसल्स को प्रोटीन मिल जाता है तो वहाँ फिर मसल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई टाइम से एक्सरसाइज करते हैं
और उनके मसल्स ग्रो नहीं करते हैं। उसका रीज़न यही है कि मसल्स जब ग्रो करेंगे ना, आप जब उनको क्या दोगे, प्रोटीन दोगे, या मसल्स को जो चाहिए अगर आप उनको दे ही नहीं रहे हो तो वो ग्रो कैसे करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। प्रोटीन्स फॉर्म टिश्यू, रिपेयर ऑफ द ब्रोकन टिश्यू, रेगुलेट बैलेंस वाटर एंड एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मेक एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगर एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये जो ग्लोबुलिन वाला पार्ट है, एक्चुअली में ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन तो हैं। तो एंटीबॉडी भी जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं ना, एक्चुअली में क्या है, वो प्रोटीन ही है। हार्मोन्स जो है बॉडी के अंदर वो प्रोटीन है। एंजाइम जो है बॉडी के अंदर, उसका कुछ पोर्शन प्रोटीन का होता है। ठीक है, तो कितने सारे काम होते हैं प्रोटीन्स के। एक्सेस यूज ऑफ प्रोटीन इन डाइट स्पेशली एनिमल प्रोटीन कैन रिजल्ट हार्ट डिजीज़। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में जैसे चिकन वगैरह खाते हैं या मीट वगैरह खाते हैं या एग खाते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में अगर हम एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं तो हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, उसके चांसेस रह जाते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक, किडनी स्टोन, ये सारी डिजीज़ हो सकती है अगर एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन हम इनटेक करते हैं। ठीक है भाई, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जब वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो ठीक है, उनको प्रोटीन की ज़रूरत है इसलिए वो प्रोटीन लेते हैं। लेकिन जब प्रोटीन टूटता है बॉडी के अंदर, जब उनका यूज़ होता है, तो प्रोटीन का जो वेस्ट है उसकी जनरली क्या होता है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है। तो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन वेस्ट बनेगा बॉडी के अंदर, उतना ही ज़्यादा किडनी को काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और किडनी को काम करना पड़ेगा, या जो नाइट्रोजन वेस्ट अगर ज़्यादा बन रहा है तो वेस्ट कुछ अमाउंट में बॉडी में भी रह सकता है स्टोन की फॉर्म में। या जब वेस्ट ज़्यादा बन रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा निकालना है, तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किडनी अगर ज़्यादा काम करेगी तो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, जो फिल्टरिंग यूनिट जो है वो भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। समझ में आ रहा है। तो एक्सेस अमाउंट में अगर प्रोटीन इंटेक किया जाता है तो वहाँ पर ये हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। बॉडी रिक्वायर्स 0.36 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। पर पाउंड यहाँ जो बोला गया है वो किसके अकॉर्डिंग बोला गया है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, कि बॉडी का जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग क्या लेना चाहिए हमें, पर पाउंड 0.36 ग्राम। जैसे मान लो किसी का वेट क्या है, 100 पाउंड है, किसी का क्या है 100 पाउंड है, तो उसको कितना लेना चाहिए, 36 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। समझ में आया क्या नहीं, इस तरह से। इफ प्रोटीन आर नॉट टेकन इन appropriate amount in diet, the deficiency disease named marasmus and kwashiorkor are caused in children। ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, 9th क्लास में भी इसके बारे में सुना होगा कि प्रोटीन अगर डेफिशिएंट हो जाते हैं हम, प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो डिजीज़ हो जाती है मेरस्मस एंड क्वाशियोरकर। ठीक है, डिजीज़ कौन कौन सी है, मेरस्मस एंड क्वाशियोरकर, ये दे रखा है यहाँ पे। होता क्या है इस डिजीज़ के अंदर, जनरली देखो प्रोटीन जो है हमारी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जो काफ़ी ज़रूरी होता है बॉडी को ग्रो करने में, डेवलप करने में। अगर प्रोटीन की कमी होती है डाइट के अंदर तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, डिजीज़ होगी हमें। तो जनरली जिन लोगों को या जिन बच्चों को इस तरह की प्रोटीन की कमी होती है तो वो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते, उनकी बॉडी जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है। उनके लिम्स अगर देखेंगे तो काफ़ी थिन उनके लिम्स होंगे, बिल्कुल पतले पतले उनके लिम्स होंगे। पेट जो है वो निकला होगा, ठीक है। चेस्ट वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल सकड़ा होगा, नैरो होगा बिल्कुल, और बोन्स जो है वो दिखाई देंगी। मसल्स बिल्कुल नहीं होंगे बॉडी के ऊपर। तो प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी है तो इस तरह की डिसीज़ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट की। ठीक है, फैट कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन परसेंटेज 76, 12 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। देखो जनरली तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे फैट की बात करें, तीनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के अंदर ये प्रेजेंट है। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, फैट्स आर, अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है, सब बायोमोलिक्यूल्स भी हैं। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स क्यों है, क्योंकि ये सब लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं एज ए न्यूट्रिशन। फैट आर नेसेसरी फॉर मैनी बॉडी फंक्शंस। फैट कीप अस वार्म एंड गिव प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स।
ठीक है, फैट की लेयर जो है एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है, जो बॉडी की हीट को बॉडी से बाहर निकालने से रोकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। फैट जो है वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है, जो बॉडी की हीट को बॉडी से बाहर निकलने से रोकती है, या बाहर की जो हीट है उसको अंदर जाने से रोकती है, मतलब इंसुलेटर की तरह काम करती है। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फैट्स Fats can be classified according to their structure. Different type of fats have different characteristics and they react in different ways inside the body. There are three different group of fats in diet, such as saturated fat, polyunsaturated and monounsaturated fat. तीन तरह के टाइप दे रखे हैं, सैचुरेटेड, पोली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड फैट की यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तीन टाइप दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है। द इंटेक of saturated fat increase the chance of heart disease due to increase of cholesterol in blood, जिसको हम नाम सुना होगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल, सुना होगा नाम आपने, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, या सुना होगा बैड फैट, गुड फैट, बैड फैट। तो जनरली क्या होता है, जो सैचुरेटेड फैट होती है वो क्या होती है हमारे लिए, बैड फैट होती है, और जनरली वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जमा होता है, उसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। सच टाइप ऑफ फैट आर फाउंड इन फास्ट फूड्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स। समझ में आ रहा है। और ये जो है हमारे लिए काफ़ी क्या हुआ, नुकसानदायक होता है। दूसरा दे रखा है पोलिस अनसेचुरेटेड फैट या मोनो अनसेचुरेटेड फैट हेल्प इन द लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, द पोली अनसेचुरेटेड फैट्स आर स्लाइटली बेटर देन मोनो सैचुरेटेड फैट। फैट आर एसेंशियल इन डाइट बट क्वांटिटी शुड बी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि फैट हमें चाहिए ही नहीं, फूड के अंदर फैट अगर नहीं है तो भी बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि फूड बैलेंस डाइट हम उसे बोल रहे हैं जिसके अंदर हर न्यूट्रिएंट्स का एक फिक्स प्रपोर्शन हो। ठीक है, अगर उसके अंदर फिक्स प्रपोर्शन नहीं है या कोई भी न्यूट्रिएंट्स कम है तो वहाँ पर उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे नहीं। तो चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल्स हो, सब इक्वल अमाउंट में या जो प्रोपोर्शन का चाहिए फूड के अंदर वो सारा होना चाहिए। आ रहा है समझ में ये चीज़। अब देखो फैट की अगर बात कर रहे हैं तो फैट यहाँ पर इसने तीन तरह की फैट बताई है। ठीक है, जो दो तरह की फैट इसने बोली है, पोली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड फैट, तो हमारे लिए अच्छी होती है। लेकिन जो फैट इसने बोली है सैचुरेटेड फैट, ये हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। जैसे फास्ट फूड वगैरह से जो फैट हमें मिलती है, ठीक है, टोस्ट वगैरह, बिस्किट वगैरह, इनसे जो फैट मिलती है वो काफ़ी हमारे लिए क्या होती है, बैड फैट कहलाती है। और बैड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर जमा करने का काम करती है। और सिंपल सी बात है, अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर फिर चांसेस हो जाएंगे हार्ट डिजीज़ के। ठीक है, तो जनरली देखा होगा जो लोग मोटे होते हैं, जो फैटी पर्सन होता है, उनके अंदर हार्ट डिसीज़ देखने को मिलती है। वो जल्दी थक जाते हैं, हार्ट डिजीज़ देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ एक तो वेट ज़्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी का वेट ऑर्गन्स, क्योंकि हर इंसान के ऑर्गन जो है वो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर बॉडी वेट बढ़ा लिया लेकिन ऑर्गन तो वही रह गए, तो बॉडी वेट बढ़ा लिया, ऑर्गन्स तो हो गए लेकिन ऑर्गन तो अपना वही काम करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत आती है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। और कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड के अंदर जमा होता है तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो जनरली हमेशा यही बोला जाता है कि आप जो फास्ट फूड लेते हैं या जो भी हम जो जंक फूड लेते हैं, ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और ये जो भी बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं फास्ट फूड जो ऑयली होती हैं, वो काफ़ी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि काफ़ी जल्दी ये बॉडी के अंदर फैट जमा होता है इनकी वजह से। और ये फैट जो जमा हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है, बैड फैट है, जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट। आवर ब्लड हैज़ कंटेन 90% ऑफ वाटर। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर 90% वाटर होता है। ठीक है, सेल्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमें पता है कि भाई बिना वाटर के तो काम चल ही नहीं सकता है। ब्लड है जिसके अंदर 90% वाटर है, वो सारा काम ब्लड का काम जो होता है वो क्या होता है, जितने भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स है या वेस्ट है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। क्योंकि जिधर भी जाना है इनको, जिधर से जाना है, जिधर भी जाना है, ठीक है,
तो वो सारा किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू जाते हैं। कोई भी न्यूट्रिशन अगर लेना है या न्यूट्रिएंट्स अगर जाना है सेल या टिश्यू तक तो भी ब्लड ही लेके जाएगा। वेस्ट अगर लाना है किडनी तक पहुंचाना है तो भी ब्लड लेके जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर है। तो पानी काफ़ी ज़रूरी होता है। पानी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, एक तरह से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? वाटर का होता है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमें 3 से 4 लीटर पानी तो डेली का पीना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। इट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट टू एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट निकालने में भी, क्योंकि यूरिन की फॉर्म में वाटर ही तो निकल रहा है और उस यूरिन के अंदर हमारा वेस्ट भी निकल रहा है साथ में। It also regulate the body temperature. It also essential for various chemical reactions. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है कि वाटर। देखो बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? जैसे मान लो गर्मी है तो हमें क्या आ रहे हैं? पसीने आ रहे हैं, पर्सपायरेशन हो रहा है। ठीक है, गर्मी है तो पसीने आएंगे। पसीने क्यों आ रहे हैं? क्या रीज़न है पसीने आने का? स्वेटिंग होने का कारण क्या है? कारण यही है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हीट बढ़ती है बॉडी के अंदर। हीट या ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है? बॉडी का जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। और जब हमें पता है कि अगर इवेपोरेशन होता है तो वो क्या करता है? कूलिंग कोज करता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो बॉडी के अंदर क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, मतलब स्वेटिंग हुई। स्वेटिंग होने की वजह से बॉडी वापस से क्या हो गई? कूल हो गई। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली इसेंशियल फॉर द बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है। यूनिसेफ says that water is not included in macronutrients, but USDA, United States Dietary Association, include it as a part of macronutrients. As a matter of fact, macronutrients are consumed in large amount. It is also taken in large quantity. Therefore, it is also a part of macronutrients. ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे मिनरल्स की और विटामिन्स की। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर इंक्लूड्स इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। These nutrients are extremely significant for normal function of the body. The main function of these nutrients to enable various chemical reactions to occur in the body. देखो मिनरल्स जो हैं वो कई जगह काम आते हैं। मिनरल्स जो हैं जैसे बोन्स में कैल्शियम काम आ रहा है, फॉस्फोरस काम आ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसिस में भी कई आयंस कई जगह मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है या रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर। कोई प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ भी आयंस जो है एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। कई बार आयंस की यूज़ किया जाता है। ठीक है, विटामिन्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। विटामिन्स जो हैं अलग अलग स्किन के लिए, आइज़ के लिए विटामिन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए कई जगह क्या होता है जो है आयंस का ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। द एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन गिवन बिलो। मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स आर वेरी इसेंशियल इन आवर डाइट। आर 4% ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। Minerals are required for healthy teeth, bones and muscles. Minerals are also used by body for various activities such as transmission of nerve impulse. ठीक है, मिनरल्स क्या है? मिनरल्स क्या है? सोडियम है, सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, पोटेशियम आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है। ये सब किस में आते हैं? ये जो आयन्स आ रहे हैं ना, सब किस में आते हैं? मिनरल्स के अंदर आते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? सोडियम है, सोडियम प्लस, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है, H+ आयन, ठीक है, ये सब जो हैं वो सब किस में आते हैं? मिनरल्स में आते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आयंस की अगर बात कर रहे हैं, मतलब चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, और चार्जेस की अगर बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि नर्व इम्पल्स हमने पढ़ी है। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है? इन चार्जेस की वजह से ही
ये प्लस माइनस हम देखे होंगे मेम्ब्रेन्स के अंदर और बाहर प्लस माइनस के चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो प्लस माइनस एक्चुअली में क्या है, जैसे प्लस होगा तो सोडियम प्लस होगा, माइनस होगा तो क्लोरीन माइनस होगा, तो इस तरह से। तो एक्चुअली में क्या है, इन्हीं मिनरल्स या आयंस की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, मिनरल कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैक्रो, मेजर मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। Our body require more amount of macro minerals that trace minerals. Macro minerals or macro elements such as calcium, phosphorus, sodium, chlorine, magnesium, potassium and sulfur are required in our body. ठीक है, required in our body in more amount. 0.1 gram of each of these minerals per day. Whereas trace elements or micronutrients such as copper, iron, iodine, fluoride, cobalt, chromium, selenium, zinc are required in less amount, 0.01 gram of each trace element per day. ठीक है, तो ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है तुम्हारे, कितना मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स कितने चाहिए, माइक्रो मिनरल्स कितने चाहिए। 0.1 ग्राम मैक्रो मिनरल्स की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, 0.01 ग्राम माइक्रो मिनरल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। बात करते हैं मैक्रो मिनरल्स की। ठीक है, सम मैक्रो मिनरल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। पहली बात कर रहा है ये कैल्शियम की। कैल्शियम इज अमंग द टॉप मैक्रो मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर बोन्स एंड टीथ। सबको पता है दांत हमारे और हमारे बोन्स जो है किसकी बनी है, कैल्शियम की बनी है। इट मेक्स द टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। कैल्शियम आयंस जो हैं वो ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन जो है ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं। 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। 10th क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग जिनके पास मैथ है तो उन्होंने तो 10th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़। तो थ्रोम्बोकाइनेज पढ़ा होगा आपने, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, वो पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में और कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोटिंग में, मतलब सिंपल सी बात है, क्लोटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इट्स डेफिशिएंसी में कोज रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स का मतलब होता है कि हड्डियाँ जो हैं टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं। ठीक है, रिकेट्स अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियाँ क्या होती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं। इट इज़ फाउंड इन द वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ये सारी चीज़ों में हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। चीज़ में मिल जाएगा, मिल्क में मिल जाएगा। सबसे अच्छा जो यूज़ कर सकते हैं मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम मिल जाएगा। ऑरेंज जूस मिल जाएगा, एग के अंदर कैल्शियम मिल जाएगा, योगर्ट। ठीक है, इसके अलावा रसगुल्ला के अंदर में क्या मिल जाते हैं, कैल्शियम मिल जाता है, क्योंकि रसगुल्ला किसका बना है, दूध का बना है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स यहाँ दे रखे हैं। पोटेशियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ दे रखे हैं। फटाफट से देख लेते हैं इनको। पोटेशियम का क्या काम है, पोटेशियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड मिनरल्स इन डाइट। इट इज़ हेल्पफुल इन द कीपिंग नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट, एक्टिव ऑल द टाइम। इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड एंड टिश्यू। इट मेन सोर्स ऑफ बनाना, टोमेटो, ग्रीन लीफी, पीनट्स। पोटेशियम कहाँ से मिलेगा हमें, बनाना से, टोमेटो से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, पीनट से, साइट्रस फ्रूट से, इन सब से हमें क्या मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा आराम से। सोडियम कहाँ से मिलेगा, सोडियम का काम क्या है, इट हेल्प द मस्कुलर एक्टिविटी। इट आल्सो हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इट मेंटेन स्टोर्स आर टेबल सोल्ट। सोडियम आराम से मिल जाएगा, NaCl होता है सोल्ट के अंदर। पिकल्स, अचार से, और बटर से हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा। मैग्नीशियम, इट रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी सेल्स। ठीक है, मैग्नीशियम जो है बॉडी सेल्स को रिपेयर करने में जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ काम आते हैं। इट इज़ फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस, बीन्स एंड होल ग्रेन्स के अंदर पाया जाएगा, इन सब के अंदर पाया जा रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट
Phosphorus help in the formation of bones, teeth. It keeps muscles and nerve activity normal. It found in rich quantity egg, fish. ठीक है, कोड, लीवर, मिल्क एंड अनपोलिश्ड राइस, इन सब के अंदर क्या होता है, हमें फॉस्फोरस जो है मिलेगा आराम से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मैक्रो मिनरल्स की बात। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे माइक्रो मिनरल्स की। ठीक है, समझ में आ रहा है या फटाफट से इसको भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं फटाफट से। आयोडीन, इट इज़ प्रोड्यूस द हार्मोन्स फॉर द थायराइड ग्लैंड। हमें पता है कि आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। ये 10th क्लास में क्वेश्चन भी आता था। ठीक है, 10th क्लास में क्वेश्चन भी आता था कि थायराइड ग्लैंड को बनाने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का कुछ पोर्शन जरूरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, तो हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। लैक ऑफ आयोडीन कैन कोज गोइटर, ये भी पता है हमें। आयोडीन कमी से में कौन सा गोइटर हो जाता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाती है। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है अगर आयोडीन की कमी है तो। इट फाउंड कहाँ मिलेगा, ये हमें सॉल्ट के अंदर आराम से मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, फिश एंड सी फूड, इसके अंदर भी हमें मिल जाएगा आराम से। इसके बाद आयरन हमें इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सिंपल सी बात है कि हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर आयरन पाया जाता है। इट डेफिशिएंसी कोज एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिया मतलब अगर आयरन की कमी है तो हम क्या बोल देंगे, हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी नहीं है, और आरबीसी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एनीमिया है। समझ में आया चीज़। कहाँ से मिलेगा हमें आयरन, लीवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, पालक, स्पेंच, बनाना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, इन सबसे हमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। क्रोमियम, इट स्टिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटी। इंसुलिन क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम है। ब्लड के अंदर शुगर को कम करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का। इंसुलिन को स्टिमुलेट करने का काम किसका है, क्रोमियम का, काफ़ी हेल्प करता है इसमें। इट्स डेफिशिएंसी में कोज डायबिटीज़, अगर क्रोमियम नहीं है तो डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, काले चने, कैरेट, टोमेटो, ग्राउंडनट्स, बाजरा एंड बार्ले, इन सब के अंदर क्रोमियम आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर की। इट हेल्प्स आयरन इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कॉपर जो है हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है आयरन की। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन एग, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में अंदर कॉपर मिल जाएगा। कोबाल्ट, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनीमिया एंड फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मीट। ठीक है, तो ये माइक्रो मिनरल्स हो गए, और इससे पहले जो पढ़े थे वो मैक्रो मिनरल्स। ये मैक्रो मिनरल्स 0.1 ग्राम ज़रूरी है, ये कितने 0.01 ग्राम इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गए मिनरल्स की बात। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे विटामिन्स की। ओके, थैंक यू।